गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th का लास्ट लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है ये तो आपको पता चल चुका था पिछली क्लास में। अच्छे से पता चल चुका था कि चार्ज के दो नेचर होते हैं, एक नेचर पॉजिटिव होता है और एक नेचर निगेटिव होता है। पॉजिटिव नेचर में क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई भी बॉडी तो उसके पास पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है, और नेगेटिव पोलैरिटी में क्या होता है जब कोई गेन करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सुनो ध्यान से कि मान लो आपके पास दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, और एक डिस्टेंस R पे है। ध्यान से देखना, वी हैव द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, और आप यहां देख सकते हो कि ये दोनों चार्जेस साफ साफ दिख रहा है कि ये सेम पोलैरिटी के हैं। अगर अलग होते तो मैं कहीं माइनस जरूर लगाता। ओके, मतलब ये है चाहे प्लस है तो दोनों प्लस हैं, और अगर माइनस है तो दोनों माइनस हैं, मतलब एक ही पोलैरिटी के ले रहे हैं। और अगर मान लो ऐसा हो जाए, अगर देखो सेम चार्ज हो Q1 और Q2, अब देखो एक प्लस है तो एक माइनस ले लिया, या ये माइनस ले लिया तो ये प्लस ले लिया, उल्टा लिख दिया, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। कितने डिस्टेंस पे हैं आप, तो यहां पे दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, यहां दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। तो फिजिक्स में ये बताया जाता है, कूलम ने बताया था, इट वाज डिफाइंड बाय कूलम। आपको मैं बता दूं, कूलम ने बताया था बेटा, कूलम्स लॉ कहते हैं इसे, कि जब दो सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल टू ईच अदर। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसे कहेंगे F21, ध्यान से सुनना, इसे कहेंगे F12। लिखने का मेथड समझा दूं मैं, F21 पहले नंबर में 2 लिख रहा हूं तो फोर्स ऑन टू बाय 1। अगर मैंने लिखता हूं ना कभी, जैसे मैंने लिखा F21, ऊपर एरो साइन, क्योंकि ये वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन, इसको पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ये होता है F21। और अगर मैं F12 लिखूं, F12 तो इसे कहते हैं फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। ये लिखने का मेथड होता है, जो नंबर मैं पहले लिखूंगा समझो उस पे लग रहा है, जो नंबर मैं नीचे बाद में लिखूंगा समझो वो लगा रहा है। अब क्या बताया गया कि यहां पे अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इस पे तो ये लगाएगा, ये इससे रिपेल करेगा, चल तू चला जा भाई उधर, F21 फोर्स ऑन 2 बाय 1, और ये वाला इसे रिपेल करेगा इधर, ये वाला इसे इधर रिपेल करेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 बाय 2। फोर्स का नेचर कैसा हो गया, रिपल्सिव, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन अब बताओ जरा, यहां पे ध्यान से बताओ, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है Q2 को Q1 अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया फोर्स ऑन 2 बाय 1 अपनी तरफ, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, चल भाई इधर चल, ये हो गया फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो when the two charges are of similar nature, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के तो Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स का नेचर अपोजिट हो जाएगा। ये सब बातें कूलम ने बताई, सब बातें कूलम ने बताई। फिर कूलम ने क्या बताया कि जो दोनों फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसे लिखा उन्होंने, और आगे माइनस लगा दिया, मतलब ये दोनों फोर्सेस होंगे। अब मान लो ये Q1 5 कूलम का है, ये 3 कूलम का है, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 कूलम 3 कूलम पे ज्यादा फोर्स लगा देगा और 3 कूलम 5 कूलम पे कम लगा देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। चार्जेस भले ही एक बड़े हों एक छोटे हों, एक सिस्टम में फोर्सेस का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। जितना फोर्सेस 1 लगाएगा 2 पे, उतना ही फोर्स लगाएगा 2 1 पे। और माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं, आगे माइनस लगाने का मतलब है कि दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। देखो ना, अपोजिट, चाहे रिपल्सिव हो दोनों फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव हो, ऑब्वियसली बात है दोनों फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे। अब जब इतना बता दिया कूलम ने, तो कूलम ने कहा कि हम एक फॉर्मूला देते हैं अब आपको। यहां पे R क्या है, ध्यान रखना, R है डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ये F12 याद रखना, F21 याद रखना। अब उन्होंने क्या कहा कूलम ने ये कहा कि ये जो फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो क्यों ना जब हम मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड का मतलब जब मॉड लगा दें, आपने 11th में पढ़ा होगा, मैग्नीट्यूड में मॉड लगा दिया जाता है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यों ना अब हम इसको एक F मान लें। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं,
ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि फोर्स ऑन 1/2 उतना ही होगा जितना फोर्स ऑन 2/1। कितनी बार बताऊं, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, दोनों चार्जेस कितने अलग अलग वैल्यूज के हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक सिस्टम में दोनों चार्जेस एक दूसरे पे इक्वली फोर्स लगाते हैं और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए मैंने इक्वल लिखा है बट एक में माइनस लगाया है, बिकॉज डायरेक्शन वाइज ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और वैल्यू वाइज सेम होते हैं। तो जब मॉड लगा देते हैं फिजिक्स में तो वो वैल्यू बदल जाता है, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। तो इतना जब समझा दिया कुलम ने, तो फिर कुलम ने क्या बताया, अब मैं एक डायग्राम वापस बना देता हूं। मान लो आपके पास Q1 चार्ज है, मान लो आपके पास Q2 चार्ज है, एक दूसरे को अभी हमने रिपेल कराया है, तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब मैं इसको अलग अलग नहीं मानूंगा, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। अब नीचे 1 2 और 2 1 नहीं लिखूंगा, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब तो आप ऐसे समझ लो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं वो सेम होगा। चाहे मान लो ये Q1 है ये Q2 है, अब ये मान लो एक प्लस है और एक माइनस हो जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक दूसरे पे जो फोर्स लगेंगे वो तो सेम नेचर अट्रैक्ट जाएगा। अब 1 2 नहीं लिखूंगा मैं, अब 1 2 तो वो मैंने समझाने के लिए लिखा था कि फोर्स ऑन 1/2 और फोर्स ऑन 2/1 वैल्यू तो सेम है, तो मैं एक ही एफ लिख के काम चलाऊंगा। क्या बताया गया कूलम में कि ये जो फोर्स लगता है एक तो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ध्यान से पढ़ो। जितना ज्यादा वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना ज्यादा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, एक पे नहीं डिपेंड करता, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉ। तो पहले क्या बताया उन्होंने कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो एक चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्या बताई कि इनके बीच जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली होगा, तो इसे लोग पढ़ते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे कहते हैं लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ, याद रखना। अगला क्या बताया उन्होंने कि ये जो फोर्स होगा ये फोर्स दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। अब जब इसको कंबाइन किया उन्होंने एक जगह, तो एक पॉइंट बना दिया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एक जगह कंबाइन करोगे तो, और आपको पता है कि जब हम कंबाइन में प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो अपने आप एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इस कांस्टेंट को उन्होंने क्या दिया K, और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर एक फॉर्मूला बना के हम लोगों को दे दिया। पूरी दुनिया आज यूज कर रही है कि अगर दो चार्जेस होते हैं, चाहे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें चाहे एक दूसरे को रिपेल करें, फॉर्मूला फोर्स का यही होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहां बात करते हैं K की। K है यहाँ पे कांस्टेंट, K है यहाँ पे कांस्टेंट। अब ध्यान से सुनना, अब क्या बताया गया, ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट के बारे में बताया गया कि ये कांस्टेंट फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। ये पॉइंट समझने वाली बात है बेटा। उन्होंने क्या बताया कि जो कांस्टेंट होता है ये फिक्स नहीं होता। एक कांस्टेंट साइंस में होते हैं जो आपने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप 11th करके आ रहे हो, अभी आप लोग कैपिटल G पढ़ा होगा। कैपिटल G को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये वो कांस्टेंट होता है जो चेंज होता है मीडियम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो कांस्टेंट है वो फिक्स, पर ये चेंज नहीं होता है। उल्टा मैंने बोल दिया चेंज नहीं होता, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी नहीं होता। लेकिन ये कांस्टेंट वो है जो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, याद रखना है सब। अब मैं आपको बताता हूं ये कांस्टेंट पे हम आ जाते हैं। फोर्स तो फॉर्मूला याद हो गया K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम आ रहे हैं इस कांस्टेंट पे, हम आ रहे हैं तो कहा यह जाता है इस कांस्टेंट पे, ध्यान से सुनना, ये जो कांस्टेंट है इसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, अब एक नई चीज आ गई एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये होता है एप्सिलॉन, ई जैसा देखने में लगता है बट होता है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन याद रखना, लेकिन इसका मतलब होता है, साइंटिफिक मतलब होता है परमिटिविटी। ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में दोनों चार्जेस, ये मीडियम का होता है, मीडियम की डेंसिटी होती है, उसी तरह मीडियम की एक परमिटिविटी होती है। ये कहां पे परमिटिविटी डिफाइन होता है, जहां चार्ज के आसपास एक रीजन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, पढ़ाऊंगा मैं अगली वीडियो में, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये उसी रीजन में डिफाइन होता है ये कांस्टेंट, जहां पे चार्ज होता है और आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये जिस मीडियम का ज्यादा होगा, सुनो मैं समझा दो परमिटिविटी है क्या, ये जिस मीडियम का कांस्टेंट ज्यादा होगा
परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा परमिटिविटी, बार बार बोल रहा हूं, जितना परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, मीडियम, एक मीडियम है, अगले मीडियम में चले गए, अगले मीडियम में चले गए, अगले मीडियम में चले गए, तो वहां पे जो उनके बीच फोर्स है ना, आप सुनो मेरी बात, फोर्स का जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। यानी परमिटिविटी इज दैट फैक्टर ऑन विच फोर्स डिपेंड, ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी डिपेंड, बहुत सारी चीजें। ये वो फैक्टर है जिसपे फोर्स डिपेंड करता है, जिसपे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, जैसे डेंसिटी अलग होती है। तो परमिटिविटी इज दैट फैक्टर विच चेंजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन वी चेंज द मीडियम। जैसे हम मीडियम बदलेंगे तो फोर्स भी बदल जाएगा उनके बीच का, किनके बीच का, उन दोनों चार्जेस के बीच का। क्यों बदलेगा? रीजन, चार्ज तो वही लिया था, डिस्टेंस तो वही लिया था, तो लोग पूछते हैं कि क्यों बदला सर, फिर क्यों बदला, रीजन बताओ क्यों बदला, व्हाट इज द रीजन। उसको आप जवाब देना, इसलिए बदला क्योंकि जब मीडियम बदलते हैं तो मीडियम का एक कांस्टेंट होता है चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड में, डेंसिटी होता है मीडियम का, उसी तरह यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, उसे परमिटिविटी कहते हैं। दैट कांस्टेंट विल चेंज, तो ये कांस्टेंट चेंज होगा तो ये जब परमिटिविटी चेंज होगा तो के चेंज होगा, के चेंज होगा तो फोर्स चेंज, इसे कहते हैं परमिटिविटी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा सुनिएगा कि यूनिट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट, और मैं बताऊंगा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, दोनों की यूनिट बताऊंगा बेटा, कांस्टेंट की भी बताऊंगा और परमिटिविटी की भी बताऊंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। कांस्टेंट की यूनिट, जो कांस्टेंट है, जो फिक्स नहीं होता, बदलता है, और कांस्टेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला बना है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अक्सर आपने आज से पहले कांस्टेंट की वैल्यू जाना था, कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं देखा था, बट इस चैप्टर में कांस्टेंट का भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में ही एक और कांस्टेंट आता है जिसे परमिटिविटी का। ये परमिटिविटी वो फैक्टर है जो मीडियम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। हर मीडियम की जैसे डेंसिटी अलग होती है, उसी तरह एक परमिटिविटी अलग होती है। परमिटिविटी वही डिफाइन होता है, उसी मीडियम का डिफाइन होता है जहां चार्ज हो और आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो जब हर मीडियम का परमिटिविटी अलग होगा तो कांस्टेंट अलग होगा, जब कांस्टेंट अलग होगा तो फोर्स की वैल्यू भी, यानी कि अगर हम चार्जेस को अलग मीडियम में लेके चले जाएं तो फोर्स की वैल्यू बदल जाती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट की यूनिट की, कि कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो कांस्टेंट की यूनिट, कभी भी कांस्टेंट को रटा नहीं जाता है, क्लास 11 से भी देखते आ रहे हो आप, कांस्टेंट को हम रटते नहीं है, कांस्टेंट को हम यहीं से निकाल देंगे। कैसे यूनिट? तो के को अगर अलग करोगे आप तो हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। आप देख लो, अगर के को अलग करोगे तो f इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, एकदम सिंपल। तो बोलोगे हाँ सर सिंपल है, तो अब यूनिट हम लिख देते हैं। फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे दो कूलम है, कूलम मिलकर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हो गई किसकी? कांस्टेंट। अब किसी ने कहा सर परमिटिविटी की भी यूनिट बताओ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताएंगे। परमिटिविटी की यूनिट देखो निकाल सकते हो, 4 की यूनिट होती नहीं, पाई की यूनिट होती नहीं, तो परमिटिविटी की यूनिट इसकी रिवर्स हो जाएगी। जो कांस्टेंट है इसका उलट दो, इसको उलट दो, तो हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये यूनिट हो गया, परमिटिविटी हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर मेन बातें आ रही हैं कि ये जो परमिटिविटी होता है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये हर मीडियम का अलग अलग होता है। बोलोगे हाँ सर हर मीडियम का अलग अलग होता है, ये ट्रू है, सच्चाई है। इतने सारे मीडियम होते हैं, हमें हर मीडियम का कहां याद रहता है? जैसे डेंसिटी भी हम हर मीडियम का कहां याद रख पाए आज तक? हम ज्यादा से ज्यादा किसका याद रखते हैं? वाटर का रखते हैं या एयर का रखते हैं। लेकिन इसी तरह यहां पर भी हर मीडियम की परमिटिविटी भी अलग होगी, तो हम सबका याद नहीं रखते, हम याद रखते हैं एप्सिलॉन से नॉट लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी लिखने जा रहे हैं, बस इसका याद रखते हैं। और इसकी वैल्यू आप रट जाओ 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ये होती है परमिटिविटी। यूनिट तो आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, आप देखो यूनिट अभी बताया ना, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट भी लिख दो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो हम सबकी परमिटिविटी याद नहीं रख सकते, हम सारे मीडियम की परमिटिविटी याद रखना हमारे बस का नहीं है।
तो हम सिर्फ एक जगह का याद रखते हैं और वो जगह है वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी हम याद रखते हैं बेटा, और वैक्यूम की परमिटिविटी याद रखो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो। वैक्यूम की परमिटिविटी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब क्या कहा, मान लो एक एप्सिलॉन है, ये दोनों में फर्क है। अब देखो, ये मान लो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, वो एक मीडियम है, वो हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है, हमें नहीं। अब मेरी बात को सुनना कि कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन अगर मैं वैक्यूम के लिए बताऊंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ 1 4 पाई जानते हो, 3.14 एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो, तो जब सॉल्व किया गया रख कर सबको तो एक फिक्स वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻9। ये जो कांस्टेंट आता था फोर्स में, जो हम फोर्स पढ़ाते थे, और फोर्स में बार बार आपको देखो एक कांस्टेंट आता था के Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। तो इसमें ये जो K है इसकी वैल्यू मिल गई हमें 9 इंटू 10⁻9। लेकिन ये कब, जब चार्जेस कहां हो, वैक्यूम में, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिया गया है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 याद रखना, लेकिन ये तभी यूज करना जब चार्जेस कहां हो, वैक्यूम में। और 99% सवाल में चार्जेस वैक्यूम में ही रहते हैं, तो कांस्टेंट फिक्स कर दिया गया है 9 इंटू 10⁻9। लेकिन ये वैक्यूम के लिए है, क्योंकि परमिटिविटी भी वैक्यूम का रखा गया, तब ये वैल्यू आई। तो वैक्यूम के लिए परमिटिविटी, वैक्यूम के लिए कांस्टेंट, सब याद रखना। जब चार्जेस वैक्यूम में है तो क्या कांस्टेंट लेंगे, सब याद रखना। अब यहां पे मैं क्या बोल रहा था आपको 2 मिनट पहले, कि मान लो एक मीडियम का एक रिलेटिव परमिटिविटी भी हो, ध्यान से सुनना। एक मीडियम का एक और परमिटिविटी होता है, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी या इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप अगले चैप्टर में पढ़ना, पर थोड़ा बता दूं मैं, एक ही चीज होता है मेन, आप इस पे आज जोर देना, रिलेटिव परमिटिविटी। हर मीडियम का एक रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आप बोलोगे सर हर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है, इसको समझाओ आप। तो जिस तरह आपने पढ़ा था क्लास 11th में, हर मीडियम की अपनी एक डेंसिटी होती है और हर मीडियम की अपनी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, आपने पढ़ा था। तो उसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालना है किसी भी मीडियम का, तो मीडियम की परमिटिविटी को लिखकर, और जो भी मीडियम, जिस मीडियम का आप निकाल रहे हो उसकी अपनी एक परमिटिविटी होगी। ये अलग बात है कि हमें वैल्यू नहीं पता होता है, बट होगी जरूर। तो उस मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे, तो अपने आप बन जाएगा वो रिलेटिव परमिटिविटी। इस पॉइंट को याद रखना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। बोलोगे क्यों यूनिट नहीं होगी, बिल्कुल यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी है, नीचे भी है। जिस तरह आपने रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालना सीखा था, आप भूल गए शायद। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए वाटर की, जिसकी डेंसिटी निकालनी है जिस मटेरियल की, वो लिखते थे और नीचे वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते थे। तो यहाँ जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है, एक तो मीडियम की अपनी परमिटिविटी होती है और एक उसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होती है। तो अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है एक मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के रिस्पेक्ट, मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी को नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दोगे तो वो बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी आपको क्लियर हो गया, परमिटिविटी आप ये सब सीख गए। अब यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मान लो एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब है फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। व्हाट आई एम टेलिंग, मान लो आपने दो चार्जेस के बीच फोर्स देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो आपने वैक्यूम में देखा। रिलेटिव परमिटिविटी में एक बात मैं आपको थोड़ा सा मैं और बता दूं, थोड़ा सा और मुझे याद आया, ध्यान रखना। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ये याद रखना बेटा, 1 से ज्यादा भी होती है और 1 से कम भी होती है। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्किप कर दिया था, मैं अब दोबारा बता देता हूं। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होती है बेटा, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से कम भी होती है। अब क्या कहा गया कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी, जब मीडियम, ध्यान से सुनना, इंसुलेटिंग होगा।
इंसुलेटिंग जब मीडियम होगा तो उस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। मैं इस पे छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और जब मीडियम कंडक्टिंग होगा, ध्यान से सुनना, कंडक्टिंग, तो जब मीडियम कंडक्टिंग होता है ना बेटा, इस पॉइंट को क्लियर कर लो प्लीज बच्चे, जब मीडियम कंडक्टिंग होता है, इस पॉइंट को क्लियर कर लो, तो वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से कम होती है। अब इसको यूज करूंगा 2 मिनट के अंदर में। सुनो, मान लो दो चार्जेस हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो एफ नॉट है। एफ के नीचे नॉट लगा दिया तो समझदार हो आप, समझ गए। एफ के नीचे नॉट लगाने का मतलब सर हम समझ गए कि वो फोर्स चार्जेस के बीच वैक्यूम में है और ये एफ है फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस बट इन मीडियम, मतलब उनके बीच कोई मीडियम आ गया तो उस फोर्स में नॉट हमने नहीं लगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना कि अगर आपको फोर्स बिटवीन द चार्जेस निकालना है मीडियम, तो करना क्या है कि जो फोर्स आपने दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम में निकाला है उसको उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी आपको ध्यान से सुनो, दो चार्जेस के बीच हमें फोर्स पता है लेकिन कहां, वैक्यूम में पता है। अब वो चार्जेस उठकर किसी मीडियम में चले गए तो अब फोर्स तो बदलेगा, चेंज होगा, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट बदल जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो फोर्स वैक्यूम में पता है वो तो आपको पता ही है, बस उस मीडियम की जो नई रिलेटिव परमिटिविटी, ये जरूर देगा पेपर में, रिलेटिव परमिटिविटी देगा मीडियम का, डिवाइड कर दोगे तो अब फोर्स जो आ जाएगा वो कहां आ जाएगा, उस मीडियम में आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मैं एक बात बताऊं, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अभी ये वैक्यूम में है, अभी ये दोनों चार्जेस आपस में वैक्यूम में है, आपस में वैक्यूम में है, बार बार बोल रहा हूं मैं, वैक्यूम में है, तो इनके बीच फोर्स क्या लगा होगा, F नॉट मान लो, बोलो यहां से बिल्कुल लगा होगा। अब क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना है बेटा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक ना शीट खड़ी कर दी, और वो शीट खड़ी कर दी प्लास्टिक की। एक मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक शीट, एक खड़ी शीट डाल दी, और वो शीट मैंने प्लास्टिक की डाली है। तो बोलोगे सर शीट डाल दिया सर आपने, फोर्स तो अब तो सर फोर्स ये नहीं रहेगा, फोर्स तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक मीडियम आ गया है, तो अब तो फोर्स चेंज होगा। तो वही बताना है, चेंज होने पे अब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बोलोगे सर सबसे पहले सुनो, ये प्लास्टिक शीट है सर, और प्लास्टिक शीट की रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि प्लास्टिक इंसुलेटिंग मीडियम में आता है, प्लास्टिक इज इंसुलेटर, रबर इज इंसुलेटर। तो अब सर फोर्स देखो, यहां देख लो सर, अब आप देखो, अब ये जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, और मैथ्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले, अब अगर किसी भी पहले वाले वैल्यू को 1 की ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करो तो रिजल्ट पहले से कम हो जाता है। तो बोलोगे अब जो फोर्स लगेगा ना सर, वो पहले जो फोर्स लग रहा था जब वो वैक्यूम में हुआ करते थे उससे कम लगेगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम का 1 से ज्यादा है, और मैथ्स में किसी भी वैल्यू को 1 से ज्यादा वाले नंबर से डिवाइड करने पे रिजल्ट पहले से कम हो जाता है। तो बोलोगे अब इनके बीच जो फोर्स होगा सर, उसका इफेक्ट पहले से कम हो जाएगा। यही बता रहा था कि अब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। बोलोगे जो वैक्यूम में था वो वाला फोर्स और आपका फोर्स कंपैरिजन करोगे तो वो कम हो जाएगा सर, बिल्कुल कम हो जाएगा। अब यहां पे ये बताया गया, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, अब यहां पे ये बताया गया, अब हमने प्लास्टिक शीट को हटा दिया, ये प्लास्टिक शीट यहां से गायब कर देते हैं, प्लास्टिक शीट को गायब कर दिया, सुनो ध्यान से। अब हमने यहां पर बेटा कॉपर की शीट डाल दी, सेम सवाल, सेम क्वेश्चन। अब मैंने कहा हमने इनके बीच में कॉपर की शीट डाल दी, कॉपर की शीट डाल दी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉपर की शीट, कॉपर आ जाता है कंडक्टिंग मीडियम में, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम हो गई। बोला हाँ सर बिल्कुल 1 से कम हो गई। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कहा। तो जब ये रिलेटिव परमिटिविटी 1 से कम होगी, और मैथ्स में क्या जानते हो, किसी भी पहले वाली वैल्यू को अगर आप उस नंबर से डिवाइड करो जो 1 से कम है, तो रिजल्ट पहले से भी ज्यादा आ जाता है। ये वैल्यू तो पहले वाला है, ये फोर्स, अब डिवाइड कर रहे हो उस वैल्यू से जो 1 से कम है, 1 से कम है, तो अब जो रिजल्ट होगा, ये पहले जो भी इस पूरे का रिजल्ट आएगा वो एफ, वो पहले से बढ़ जाएगा, यानी फोर्स विल बी इंक्रीज। यानी बोलोगे सर अब जो फोर्स होगा इनके बीच, जो पहले लग रहा था उसके कंपैरिजन में अब इनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको ये सब कॉन्सेप्ट पता है, फोर्स के कॉन्सेप्ट पता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की इस बेसिक क्लास में मैंने फोर्स डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा तो जितने भी मैंने फोर्स पढ़ाए हैं
उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक करना, आगे शेयर जरूर कर देना और रिवाइज जरूर करना। बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।